हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम क्या देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन डी को। ठीक है, तो सेक्शन डी में चलो क्वेश्चन नंबर आपका 34 to 26 दिया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पहला दिया हुआ है, अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसे पूछा है, फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, एक्सप्लेन, है ना। Okay, crystal of ferrous sulfate ion has molecules of water of crystallization. These are present as an essential part of crystal in mixed number per unit formula of the compound. On heating ferrous sulfate crystal, these molecules of water came out of the crystals and became free water which can be seen in the test tube. ठीक है, और देखो इसने और अच्छे के लिए ताकि मार्क्स फुल मिले इसने अब इसको रिएक्शन भी लिख दिया है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का हमने एक क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What color change will observe during heating, है ना। आपको पता है कि जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है वो कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और जब वो फेड हो जाता है तो वो व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है, तो देखो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल विल फेड एंड द it will become white in color. Third question, how many molecules of water are attached per molecule of iron sulfate crystal? कितना होगा पर मोलिक्यूल, 7 मोलिक्यूल, है ना, जिसको कि क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन ग्रीन विट्रियल भी बोलते हैं ना। ये वीडियो मैंने भी बनाया हुआ है इस क्वेश्चन के ऊपर, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी पूछा गया था तो मैंने उसके ऊपर बनाया है वीडियो। ठीक है, एंड पूछा है कि और क्या है, कॉपर सल्फेट का और आपका सोडियम कार्बोनेट का लिखना है। तो कॉपर सल्फेट में 5 होता है ना, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियल। ठीक है, और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का दिया हुआ है तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। तो जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, राइट 2 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे, आपको रिएक्शन बच्चों इस चीज में जरूर लिखना है, जिससे भी अगर रिलेटेड आपका रिएक्शन है और वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो आपको लिखना ही लिखना है, अदरवाइज उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट लूजेस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना होता है, सिर्फ हाफ वाटर होता है, एंड जिप्सम में 2 होता है, तो ऑब्वियसली 1.5 जो है वो वाटर को लूज करेगा, है ना। तो आपका वो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, आप यूज में 2 लिख सकते हो कि इसने क्या लिखा है, एक तो फ्रैक्चर में यूज आता है, दूसरा डेकोरेशन में यूज आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 अगेन आपका क्या है, फिगर बेस्ड बोल सकते हो या पिक्चर बेस्ड बोल सकते हो, जिसमें कि आपका पिक्चर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन above in diagram, first atmospheric air is being passed into lime water with the syringe, while in diagram 2 air is being inhaled into lime water. The time taken for the lime water to turn milky in both test tubes is different, give reason। ठीक है, दोनों में अलग अलग क्यों है, तो देखो lime water turns milky due to formation of calcium carbonate while precipitate in it, है ना, क्या कलर का होता है, white precipitate, है ना। ओके, तो पहला डायग्राम में क्या दिया हुआ है, जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, सिंस एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ CO2 and the solution turns milky slowly and take a long time while air exhale from the mouth, जो कि 2 में हो रहा है, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज परसेंटेज ऑफ CO2 है, जिसके कारण जो है वो फास्टर होगा, मतलब जितना ज्यादा CO2 होगा वो उतना जल्दी होगा। तो फर्स्ट वाले केस में उसको CO2 कम मिल रहा है तो वो स्लोली होगा, सेकंड वाले में जल्दी मिल रहा है तो जल्दी होगा। ठीक है, तो देखो उसने कितना अच्छे से लिखा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल गार्ड सेल। ओके, आपको ये मतलब डायग्राम बनाना है। देखो ये तो आप एनसीईआरटी में दिया है, आपको टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, राइट। तो आप डायग्राम बनाओ जिसमें आपको गार्ड सेल दिखाना है, क्लोरोप्लास्ट शो करना है। ठीक है, एंड मेंशन 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टोमेटा। तो कोई भी आप 2 लिख सकते हो, जैसे इसने 2 लिखा है कि हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन,
and it helps to remove excess water from plants during transpiration. ठीक है, जरूरी नहीं आप यही दो लिखो, आप कोई भी दो लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to 1/3 of its initial value while its resistance remain constant. रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है बट उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया है, 1/3 हो गया है। व्हाट चेंज विल ऑब्जर्व्ड इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच हेल्प्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको नाम भी बताना है कि आप कौन से लॉ से आपने किया और उसको डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो देखो इसने लिखा हुआ है, किससे किया है इसने, V इज इक्वल्स टू आई आर लिख दिया है ना। आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो इसीलिए अगर आपका वोल्टेज कम होगा, अगर वोल्टेज 1/3 से कम हो रहा है तो करंट भी आपका 1/3 से ही कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो इसमें ओम्स लॉ लिख दो और ओम्स लॉ का जो भी आपका डिफाइन है आप उसको डिफाइन कर दो। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कितना ही टफ है, पर देखो कितना आसानी से लिखा है इसने, है ना। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ओके ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी फॉर 4। ओके, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बेस पे आपको बोला है आप डायग्राम भी ड्रॉ करो। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट सेल लगाया हुआ है ना, 4 सेल लगाए हैं। ठीक है, याद रखेंगे 4, देखो इसने भी 4 लगाए हैं। फिर आपका 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम दिया हुआ है, 3 रेजिस्टर आप एज इट इज लगा दो। सारे किस में है, सीरीज में है, सीरीज में लगा दिया। अब आप उसका इलेक्ट्रिक करंट निकालो एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर निकालो जब की क्लोज है। ऑब्वियसली की क्लोज है तो पूरे में करंट आपका घूम रहा है ना, सर्किट कंप्लीट है। तो आप अगेन निकाल दो, सीरीज में दिया है तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट सीरीज का कैसे निकालते हो, जस्ट तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके निकाल दिया। आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर से आप I निकाल लोगे। उसके बाद आपका क्या पूछा, 10 ओम के अगेन 10 ओम में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सब जगह सेम जाती है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। V इज इक्वल्स टू आई आर से I आपका कितना आया था, 0.2 इंटू 10 दैट इज 2 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको पूरा बच्चों ऐसे एक्सप्लेन लिखना है प्रॉपर कि आपने क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिससे टीचर को इजिली दिखे सारी चीजें। ओके, नाउ ये क्या है, अब आपका सेक्शन ई है। ये अब आपका क्या हो जाता है बच्चों, केस बेस्ड या डाटा बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ठीक है ओके, तो इसमें क्या बोला है, देखो ये आपका पैरा दिया होता है ना, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक, ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो आप सिंपली लिख सकते हो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इन इट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट टू प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। आपने 2 ही पढ़े हैं, दैट इज कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, है ना। तो यही 2 आपको लिखने हैं। थर्ड वन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आपका पता है बच्चों क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H एंड व्हाट इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O होता है आपका कीटोन का। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है जो कि आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ये पूरा 37, 38, 39 आपका यही होता है। ये अगेन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि अगर सेम प्लांट में ही होता है, सेम फ्लावर में, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अलग में होता है तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स व्हेन द pollen grain is transferred from one anther to stigma of the same flower. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। सेम फ्लावर नहीं, सेम स्पीसीज। ठीक है, ओके, सेकंड पूछा है नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड व्हाट हैपन टू दिस पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा बच्चों है वो, कोरोला, है ना।
जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और इसके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, ऑल पेटल्स फॉल ऑफ एंड डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तो आपको पता है, बस यही लिखना है। थर्ड वन का देखो, सेकंड वाला क्या है ना, और वाला क्या है। So in a germinating seed, which parts are known as future shoot and future root? Mention the function of cotyledon. एक तो आपको cotyledon का फंक्शन लिखना है, एंड किसको हम फ्यूचर रूट एंड शूट बोलते हैं, तो ऑब्वियसली प्यूम्यूल एंड रेडिकल है ना। ये फ्यूचर शूट होता है, ये फ्यूचर रूट होता है। एंड कॉटिलेडन क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है फूड को, है ना, जो कि किसके लिए नेसेसरी होता है, जो ग्रोइंग सीड है उसके लिए, एंड कीपिंग सीड अलाइव इन डोरमेंट स्टेट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। ये अगेन पैरा है, ये पढ़ने का मन हो पॉज करके पढ़ लेना। Define the principal axis of the concave mirror. तो principal axis is a straight line passing from the pole of concave mirror and its center of curvature. Second है, a ray of light is incident on a concave mirror parallel to its principal axis. Okay, ये कब का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो आपको पता है कि R इज इक्वल्स टू 2F होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। उस फॉर्मूला से आप निकाल लो, आपको F दिया हुआ है, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, जिसका इसने ये वाला पार्ट किया हुआ है। और A mirror forms a virtual erect and diminized। देखो बच्चों, इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर कब वर्चुअल बना रहा है, कब इरेक्ट बना रहा है, कब रियल बना रहा है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। तो इसने इससे पकड़ लिया कि कौन सा ये कॉन्वेक्स मिरर, एंड उसका उसने रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है।